मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये इस चैप्टर का डिवाइस जो बोला जाएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर लगभग हर बार ये पूछता है, जैसे जो भी डिवाइसेज हैं अल्टरनेटिंग करंट का, जैसे वो एसी ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, और ये हो गया अपना व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर से रेक्टिफायर, फिर से ये अपना मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, एमीटर या वोल्ट मीटर कन्वर्जन। तो जितने भी डिवाइसेज हैं हमारे सिलेबस में, वो उसमें से दो आएगा ही आएगा तुम्हारा। ठीक, तो सबसे पहला डिवाइस हम लोग पढ़ रहा है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। जो लैब में तुमने गैल्वेनोमीटर देखा होगा वो है ये। गैल्वेनोमीटर देखा है ना, अरे लैब में इतना बड़ा होता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है और साथ ही साथ वोल्टेज को, करंट मेजर करता है, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी मेजर करता है। ठीक है, करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेजर करना होगा तो हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। और अगर सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो लगाते हैं हम एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में क्या अंतर है वैसे आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सुन लो। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वेरी सेंसिटिव करंट को ही मेजर कर लेता है। स्मॉल अमाउंट में अगर करंट जाएगा तो भी ये मेजर कर लेगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है। गैल्वेनोमीटर का कांटा देखा होगा बीच में होता है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन एमीटर का कांटा इधर होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। सही। और एमीटर क्या करता है, जब ज़्यादा करंट जाएगा तभी वो उसको डिटेक्ट कर पाता है। वो गैल्वेनो में क्या चाहिए, वोल्टेज जब उसको चेंज कर देते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में तब करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट को ही मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज जो होता है करंट को मेजर किया जाता है, स्मॉल अमाउंट में जब करंट कहीं जा रहा होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है, हल्के से करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक, लेकिन वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, जब तक उसमें ट्रिमेंडस, जब तक एक फिक्स्ड क्वांटिटी में करंट नहीं जाएगा तब तक वो मेजर नहीं कर पाता। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग क्वायल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल। तो अगर मैं किसी क्वायल को, ये था कल क्वायल, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जब इसको मैं रखूंगा तो इस पर टॉर्क लगा था, याद है, इधर डाउनवर्ड लगा था इधर अपवर्ड लगा था, और ये ऐसे रोटेट किया था ना। तो बस यही अरेंजमेंट हम लेके चलते हैं। जब ये रोटेट कर रहा है तो यहीं पर मैं क्या करूंगा, एक डायल लगा दूंगा, एक निडल। जब ये रोटेट करेगा तो डायल भी साथ साथ घूम रहा होगा, आ रही बात समझ में, इस तरह से ये रोटेट कर रहा होगा। लेकिन सर कल हमने देखा, और ये कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, अगले पढ़ा जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये पास होने देता है। ऐसा एक सॉफ्ट क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल कोर रहेगा हमारा, इसके ऊपर हम लोग ऐसे वायर्स की वाइंडिंग कर देते हैं। ये वायर की ऐसी वाइंडिंग की गई, ठीक है, जो ये भी बता रहा था मैं, ये है ना हम लोग के, ये वायर की वाइंडिंग इस सिलेंड्रिकल कोर पे करते हैं हम लोग, एक सपोर्ट के लिए, एक सपोर्ट के लिए इस पे वाइंडिंग कर दी जाएगी, और नीडल को यहाँ लगा दिया जाएगा। हरी बात समझ में, नीडल ऐसे यहाँ पे लगा रहेगा, तो जैसे ही ये रोटेट करेगा, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, ये जैसे रखूंगा तो ऐसे ये रोटेट करेगा, तो नीडल भी साथ साथ क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आता है कि सर यहाँ पे जो मैग्नेट्स होते हैं उसको हम रेडियल डायरेक्शन में रखते हैं, रेडियली मतलब इस तरीके से, ऐसा मैग्नेट नहीं रखते, हम ऐसे करके रखते हैं। ऐसा रखने के पीछे रीजन ये है कि हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIBA साइन थीटा होता है, तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो साइन 90 पे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। एक तो इसकी वजह से, और दूसरा रीजन क्या है इसका, कि सर मैं इसको इसलिए रखा हूँ ना, अगर कर्व करके रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होंगी, और हम सबको पता है बचपन से कि क्या होगा, सेंटर पे आता है कि नहीं, जब भी ये क्या है, मैग्नेट है हमारा ना, ये लूप है हमारा, वायर वायर ये है, इसके हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा पैरेलल पैरेलल बनाता रहेगा, पैरेलल बनाता रहेगा उसमें, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, क्रॉस करके जा रही होंगी, कोई बच नहीं रहा होगा, क्योंकि सब एक जगह में मैंने कंसंट्रेट करवा दिया है। तो रेडियल कराने का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क लग पाए उसके ऊपर। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे कल बताया था मैंने, टॉर्क लगेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये सर पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है कि नहीं, ऐसे गोल घूम सकता है ना।
अब गैल्वेनोमीटर का कांटा कभी तुम देखे हो क्या? ऐसे घूमा, नीचे आया, फिर ऐसे घूम कर क्या? गैल्वेनोमीटर का जो भी कांटा होता है वो यहाँ से जाता है और यहाँ से डायल जो है ऐसे रोटेट करता है। मतलब सर अगर यहाँ तक ये रोटेट किया, अगर कॉइल हमारा यहाँ तक रोटेट किया, वापस से इसको इनिशियल पोजीशन पर लाना पड़ेगा। अगर इधर गया तो वापस चलाना पड़ेगा। इसके मतलब क्या है, रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी लेकर आनी पड़ेगी कि अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर कर सके। और रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी किससे लाते हैं हम लोग? स्प्रिंग से लेकर के आते हैं। इसीलिए यहाँ ऊपर क्या लगाया जाता है? स्प्रिंग लगाया जाता है। ठीक है, कि जैसे ही ये रोटेट करेगा, ये डायल जैसे ही ये रोटेट किया, स्प्रिंग क्या करेगा? इसको वापस से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में ला देगा। जैसे ही इधर रोटेट किया, स्प्रिंग क्या करेगा? जैसे करंट को मैं बंद करूंगा, वापस से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ये होता है इसका पूरा अरेंजमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अरेंजमेंट समझ में आ गया सबको? अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग में लिखवाया भी गया है तुमको कि व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल अ टॉर्क एक्ट ऑन इट, ये सब पता है हम लोग को। डिजाइन को हम लोगों ने रेडियल इसीलिए लिया ताकि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो पाए। तो टॉर्क की वैल्यू क्या निकाली गई थी कल? एन आई बी ए साइन थीटा था। तो साइन थीटा हमारा 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में जितना स्प्रिंग ट्विस्ट करेगा, रिस्टोर करेगा, कितना करेगा? जितना टॉर्क लगा होगा, जितना ये रोटेट हुआ होगा। ऐसे था इनिशियली डायल, ये इतना रोटेट हुआ तो टॉर्क ने रोटेट करवाया इसको, तो उतना ही अमाउंट में स्प्रिंग फोर्स लगा करके वापस लाएगा। अरे जितना एनर्जी यहाँ तक रिस्टोर हुआ होगा, उतने एनर्जी को वापस लेकर आना पड़ेगा मुझे, सही है ना? तो टॉर्क, तो स्प्रिंग भी एक टॉर्क लगाएगा, इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। स्प्रिंग जब भी टॉर्क लगाता है उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग। स्प्रिंग के केस में रीस्टोरिंग ही लिखा जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग फोर्स पढ़े हैं, माइनस के एक्स हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू के पाई हो जाएगा। मान लेते हैं पाई एंगल अगर ये रोटेट किया था, पाई एंगल के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा के है, ठीक है ना? स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो तुम इसको। टॉर्जन हो रहा है ना, यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही है। ट्विस्टिंग में टॉर्जनल कांस्टेंट लेके चलते हैं, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये दोनों के दोनों सेम टॉर्क है। ये कौन सा टॉर्क है? रीस्टोरिंग टॉर्क है। ये कौन सा है? रीस्टोरिंग टॉर्क है। और ये कौन सा है ऊपर वाला? अप्लाइड टॉर्क है। ये अप्लाई किया गया इसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से, है ना? और ये रिस्टोर करवाया किसने? करवाया स्प्रिंग ने। तो ये दोनों टॉर्क बराबर होना चाहिए। अरे भाई, अगर ये ज़्यादा हो गया तो कभी आ ही नहीं पाएगा डायल। अगर अप्लाइड टॉर्क ज़्यादा हो गया, ये इनिशियल कंडीशन ये था जीरो, ये ज़्यादा हो गया, और स्प्रिंग टॉर्क कम है, यहीं तक आगे रुक जाएगा कि नहीं? और अगर स्प्रिंग का टॉर्क ज़्यादा है तो यहाँ नहीं रुकेगा और आगे लेके चला जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ? के फाई इज इक्वल टू एन आई बी ए, ये लिखा जा सकता है। उसके बाद से हम लोगों ने इसमें निकाला होगा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। सबसे पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आई बी ए बाई के। सही, तो यहाँ से तुम एंगल निकाल सकते हो कि कितना एंगल ये मूव कर रहा है। ठीक, ये तो हो गया डिफ्लेक्शन, इसी को डिफ्लेक्शन बोला जाता है। डिफ्लेक्ट, कितना डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन एंगल जो होगा हमारा। अब अगला जो हमारा होता है करंट सेंसिटिविटी। नाम से ही पता चल रहा है कि कितना सेंसिबल है ये करंट को लेकर के। करंट सेंसिटिविटी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। अभी इसी बार के 2 नंबर में पूछा गया था, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, डेफिनेशन करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? देखो कि पर यूनिट करंट देने में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये तो बताएगा ना। करंट सेंसिटिविटी, करंट को लेकर कितना सेंसिटिव है हमारा गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर देखने का मतलब क्या हुआ? निडल को ही देखा जाएगा, निडल से ही पता चलेगा गैल्वेनोमीटर कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। अबे गैल्वेनोमीटर खोल के नहीं देखूंगा मैं क्या हो रहा है उसके अंदर, निडल से ही पता चलेगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? करंट के रिस्पेक्ट में कितना सेंसिटिव है, मतलब करंट के सापेक्ष में, करंट के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। तो सर अगर मैं पर यूनिट करंट भेजता हूं, 1 एम्पियर का अगर करंट भेजता हूं मैं उस सर्किट के अंदर, तो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी हो जाएगा। आती बात समझ में क्या? ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? एक तो तार वाला सिस्टम है जो साथ दे रहा है, काट दूंगा तो आवाज कैसे आएगा? पाई बाई आई लिख सकता हूं कि नहीं? करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? करंट पर यूनिट
सॉरी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। याद रहेगा डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखा है भी क्या, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। सही है, वैल्यू को रख दें, कितना हो जाएगा सर ये, एन बी ए बाई के हो जाएगा क्या। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, टॉर्जनल कांस्टेंट। तो ऐसे लिखा गया है करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई, कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये भी पूछा गया है। पीवाईक्यू उठा के देखोगे बाबू, सब पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा जाता है और उसके बढ़ाने घटाने का तरीका, ठीक। तो जब भी करंट सेंसिटिविटी आएगा सबसे पहले काम क्या होगा, डेफिनेशन तुम लिखोगे, ठीक। उसके बाद से तुम ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद से तुम्हें वो भी लिखना पड़ेगा, हाँ, कि हाउ वी कैन इंक्रीज इट या डिक्रीज इट, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। भले 2 नंबर में ही पूछा गया, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे करके आना है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड वो चाह रहा हो तुमसे, ठीक। तो पहला क्या है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सर अगर मैं टर्न्स को बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूंगा तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सर एरिया का थोड़ा सा अपने पास लफड़ा रहता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा लेगा ना फिर वो, तो एरिया हम ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। हम एरिया अगर बढ़ाएंगे तो स्पेस ज़्यादा लेने लगेगा फिर वो, और स्पेस का थोड़ा सा अपने पास प्रॉब्लम है ना, महंगाई है, तो स्पेस नहीं बढ़ा सकते हम लोग। तो इस एरिया को हम छोड़ करके के साथ छेड़खानी कर लेते हैं। अगर मैं टॉर्जनल कांस्टेंट को घटा दूं तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब अगला जो आता है हमारा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेम नाम से पता चल रहा है क्या होगा, एक यूनिट वोल्टेज देने पर, एक यूनिट वोल्ट, वी एस से लिखा जाएगा इसको क्या, एक यूनिट वोल्टेज देने पे, वोल्ट देने पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक। वही लिखा गया डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो इसको वी एस, ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक, डिफ्लेक्शन पर यूनिट, इसको आई इंटू आर लिख दूं, कोई आपत्ति है क्या, क्यों लिखा, क्योंकि आई से आई काटूंगा ना फिर उधर में, ठीक है। फाइव बाई आई की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, एन बी ए बाई के, क्या फालतू में लिखा जाएगा, तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ एन बी ए बाई के आर। तो ये हमारा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक। और या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर भी लिख सकते हैं हम लोग, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर भी लिखा जा सकता है। यहाँ से भी ओम्स लॉ हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये। अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगेन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके, और दूसरा क्या है, टॉर्जनल को कम करके, रेजिस्टेंस भी कम कर देंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। आती बात समझ में इतनी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुमसे बोला गया था, व्हाई शुड द स्प्रिंग और सस्पेंशन वायर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव लो टॉर्जनल कांस्टेंट। लो टॉर्जनल कांस्टेंट क्यों रखना है मुझे, टॉर्जनल कांस्टेंट लो क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ देखो डिफ्लेक्शन ही डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। अगर टॉर्जनल कांस्टेंट ज्यादा होगा मतलब वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। टॉर्जनल कांस्टेंट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कांस्टेंट। जैसे एक तुमने स्प्रिंग देखा होगा, इसका पेन में लगा होता है एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग पेन में जो पहले पेन आता था ना, टिक पिक पिट 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 करते हैं जो, एक वो पेन आता है। और एक स्प्रिंग लगा होता है रेलवे के बोगी में, रेलवे की बोगी में देखो नीचे स्प्रिंग लगा होता है, वहां पर भी स्प्रिंग लगा होता है, छोड़ दो। बाइक में देखो सॉकर लगा होता है, सॉकर में भी स्प्रिंग होता है कि नहीं होता है, हाँ? साइलेंसर अलग होता है। अच्छा साइकिल में, अच्छा सॉकर वाले साइकिल, सब साइकिल में नहीं होती है, दूध वाले साइकिल में होती है, बड़े वाले नहीं ना, तो इसीलिए बाइक का एग्जाम्पल लिया हूँ। बाइक में क्या होता है, ऐसे राउंड 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 स्पायरल शेप का स्प्रिंग लगाया गया होता है पीछे, पीछे की साइड में, हाँ इस तरह बगल में, सीट के बगल में इस तरह लगा होता है, पहिए के दोनों साइड में, दोनों तरफ होता है। अब तो मोनो सॉकर हो गया, जिससे नीचे जाना, मेरी बाइक में देखना बीच में एक सफेद कलर का स्प्रिंग लगा होगा, मोटा सा, बीच में एकदम है, वो साइड में नहीं है। मोनो सॉकर भी आ रहा है, सिंगल सॉकर। तो वो सॉकर को मैं दे दूँ तो हाथ से पिटा पाओगे क्या, उस सॉकर दे दूँ, ट्रेन का मैं सॉकर निकाल के दे दूँ, कहूँ हाथ से जरा पिट पिट करके दिखा दो, कर पाओगे, अरे समझ में आ रहा है तुमको कुछ, इसका गर्द खत्म कहाँ नहीं, बाइक में सॉकर भी होता है, तो वैसे ही शकल बना के बैठी हुई है, ठीक। तो सर मैं ट्रेन के जो सॉकर होगा उसको पिट 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 नहीं कर सकते हम लोग, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है,
स्ट्रेंथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो अगर जिससे स्प्रिंग के पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा यार, टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको दिख भी रहा है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हम लो रखते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट को लो इसीलिए रखा जाता है ताकि इजीली डिफ्लेक्शन हो पाए, डिफ्लेक्ट हो पाए। क्योंकि लगाता रहूंगा मैं टॉर्क, ये रोक रहा है कि नहीं, जाएगा ही नहीं, नीडल यहीं बैठा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है स्प्रिंग की। लगाते रहो टॉर्क, जब तक तुम हाई अमाउंट में टॉर्क नहीं लगाओगे, NIBA, जब तक तुम इनमें से किसी वैल्यू को नहीं बढ़ाओगे तब तक ये हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाली ताकत बहुत ज़्यादा है। आ रही बात समझ में ना? इसीलिए के को हम लोग क्या करते हैं, छोटा रखते हैं, छोटा से छोटा रखते हैं ताकि डिफ्लेक्शन हमारा इजीली हो पाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों हम लोग लो टॉर्जनल कांस्टेंट रखते हैं। तो तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वहां पे, देखो इधर, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, सिंस वी नो दैट डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज फाई इज इक्वल टू NIBA बाई के। ठीक है, सिंस वी पुट लो टॉर्जनल स्प्रिंग ऑफ लो टॉर्जनल कांस्टेंट वैल्यू सो दैट डिफ्लेक्शन बिकम्स कैन बी इजिली अचीव्ड, ऐसा करके सब लिख लेंगे हम लोग। और इसकी वजह से फिर सेंसिटिविटी भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ पे भी के डिनोमीटर मारा है, यहाँ भी के डिनोमीटर मारा है, तो दोनों में से किसी की भी बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी और एमीटर सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक, अब आता है हमारा एमीटर। अब हम करेंगे क्या, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर चला जाए। अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पहले एमीटर होता क्या है, एमीटर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। क्यों सर लो रेजिस्टेंस ही क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि एमीटर हमारा क्या कर रहा है, हमने एमीटर को बनाया था करंट मेजर करने के लिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं इस डिवाइस का, तो करंट चार्जेस जा पाएंगे क्या इजीली ना, तो क्या मुझे करंट मिल पाएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसमें लो से लो रेजिस्टेंस को हम लोग रखते हैं। रेजिस्टेंस लो रखने का मतलब क्या हुआ, ताकि करंट इजीली पास कर सके और हमें करंट की मैक्स टू मैक्स वैल्यू मिल सके हमको। इसीलिए याद रखना, एमीटर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, याद रहेगा। एमीटर लो रेजिस्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि एमीटर का काम क्या है, करंट को पास कराना। ठीक है, और क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, देखो इसमें लिखा भी गया है, गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। पूरा लिखवाया हूँ नोट्स में एक एक चीज कि गैल्वेनोमीटर बनाने की जरूरत क्या है, पढ़ देता हूँ मैं। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर का हमको देता है, माइक्रो एम्पियर समझ रहे हो ना, 10⁻⁻⁶, वेरी सेंसिटिव, बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट को ये मेजर कर सकता है। Also, for measuring current, galvanometer has to be connected in series as it has large resistance. This will change the value of current in the circuit. अब देखो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर है तो मशीन ही ना एक, गैल्वेनोमीटर में क्या क्या लगाया गया, कॉइल लगाया गया, वायर लगाया गया, स्प्रिंग लगाया गया। तो इन सारों में करंट जो फ्लो कर रहा होगा हमारा स्प्रिंग में, जो कॉइल लगाया गया था, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसका। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है और मुझे करंट को मेजर करना है। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, सीरीज में जाता है कि नहीं करंट, क्योंकि पैरेलल होगा तो करंट बढ़ जाएगा, पैरेलल में करंट बढ़ता है। तो हमें अगर करंट को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा, नो डाउट। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ही लगाना पड़ेगा मुझे, तभी मैं करंट को मेजर कर पाऊंगा। लेकिन रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू ये क्या करता है, कम देता है। इसीलिए मैं गैल्वेनोमीटर को ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, गैल्वेनोमीटर से बनाना पड़ा हमें एमीटर को। इसी पावर को टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी और लो रेजिस्टेंस वायर, जिसको हम संट रेजिस्टेंस बोलते हैं। संटिंग का मतलब ट्रेन के लैंग्वेज में बोला था, संटिंग का मतलब क्या होता है, संटिंग का मतलब जो होता है ना, ये ट्रेन को जब लगाते हैं हम लोग, अटैच किया जाता है, तो संटिंग बोला जाता है उसको। ठीक है, संट का मतलब क्या हुआ कि पैरेलली हम लोग कनेक्ट करेंगे वायर को एक। ठीक, पैरेलल क्यों कनेक्शन किया जा रहा है, पैरेलल में रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हमें कुछ ओवरऑल क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को कम करना है। क्यों, रेजिस्टेंस ज़्यादा था, इसी वजह से मैं सर्किट में डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा हूँ उसको, बात समझ आती है ना। रेजिस्टेंस कम होने ज़्यादा होने की वजह से मैं उसको यूज नहीं कर पा, इसीलिए स्मॉल अमाउंट में करंट को मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर का करंट होगा तभी मेजर कर पाएगा, ऊपर का वो बहुत रेयरली मेजर कर पाता है, स्मॉल अमाउंट में करंट मेजर करेगा वो। ठीक, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसको एमीटर बनाना पड़ेगा। और एमीटर बनाने के पीछे रीजन क्या है, हमें एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बनाना है। लो रेजिस्टेंस इसलिए बनाना है ताकि
मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट उससे पास कर सके। अब अगर रेजिस्टेंस को कम करवाना है तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा एक नया रजिस्टर ला करके। तो एमीटर गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाएगा, एमीटर से गैल्वेनोमीटर से शंट रेजिस्टेंस को लगाएंगे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, अपना एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ ताकि पता रहे ये गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर का कुछ सर्किट डायग्राम होता है, सही है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटू एमीटर। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है, ये अपना गैल्वेनोमीटर का है। और यहीं पर हम क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा देंगे, जिसको मैं स्मॉल आर एस से दिखाया हूँगा। इसमें स्मॉल आर एस से दिखाया गया है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का आर जी है क्या, रेजिस्टेंस। सपोज करो यहाँ सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा था, तो इधर से कितना करंट जाने वाला है, आई जी मान लेता हूँ मैं। और इधर से कितना जाएगा फिर, आई माइनस आई जी करंट जाएगा, क्योंकि पैरेलल में हो गया तो करंट का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है कि नहीं। वापस से इस टर्मिनल पे आई करंट आ गया, सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट है, ठीक। उसके बाद से फिर वो निकाला गया होगा सारी चीज़ें। इस अब एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो 1/RQ अपॉन में 1/RG प्लस 1/RS। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, RG इंटू RS अपॉन में RG प्लस RS। ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, जो कि वैल्यू कम हो जाएगी पैरेलल में, क्योंकि वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद से तुम्हारा ये निकाला गया होगा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली गई होगी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली गई होगी। अब सबको पता है एक चीज़ कि सर ये टर्मिनल की बात करूं और ये टर्मिनल की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के अबाउट, क्या होता है, आई जी, आई इंटू आर होता है कि नहीं, आई इंटू आर। और सेम पोटेंशियल यहाँ भी बन रहा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आई माइनस आई जी इंटू आर एस लिख सकते हैं। यहाँ से मुझे आर एस की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा सर, आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। तो ये हमारा शंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ पूछेगा सब कुछ तुम निकाल सकते हो। अब एक आइडियल एमीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कई बार बोर्ड में पूछा गया है 1 नंबर एमसीक्यू में। एक आइडियल एमीटर, एमीटर बनाया क्यों हम लोगों ने, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो एक आइडियल एमीटर अगर बन गया, जो कि इम्पॉसिबल है, आइडियल एमीटर बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हमने आइडियल एमीटर बनाया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे कम करना था, कम से कम कितना कर सकता हूँ मैं, जीरो कर सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ। तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। याद रहेगा क्या, एकदम बढ़िया से याद रखना, ये वाला लाइन जरूर याद रखना, एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि कम ही करना था ना, मैं रट नहीं रहो संट कहाँ लगाते हैं कैसे लगाते हैं, सारा एक एक रीजन बता रहा हूँ तुमको, याद हो जाएगा यहीं पर, बस घर जाकर के बार रिवीजन। अब अगला जो होता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या करेंगे सर, वोल्टेज का काम, वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज मेजर करना, वोल्टेज मेजर करना। अब जब, अच्छा एमीटर को लगाते कहाँ पर है सर्किट में, एमीटर को याद रखना सीरीज में लगाया जाता है। जितने भी करंट मेजरिंग डिवाइसेज होंगे सबको हम सीरीज में ही लगाते हैं, क्यों, अरे करंट मेजर करना है ना, तो करंट हमारा सीरीज में ही क्या होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर पैरेलल में लगाओगे तो वैल्यू चेंज जाएगी, अरे दो रूट बन जाता है ना फिर, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि बट गया रास्ता। और हमें जब भी करंट मेजर करना होगा तो एमीटर को क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में लगाएंगे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्यों, रेजिस्टेंस कम करना मुझे, एमीटर का मेन मकसद बनाने का ही था रेजिस्टेंस को कम करने का। अगला है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को भी बना लेते हैं बाबू। वोल्ट मीटर फिर से गैल्वेनोमीटर ये था हमारा, जिसका आरजी है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर रेडी था, ठीक। अब मुझे इससे क्या करना है, पोटेंशियल को भी मेजर करना है। अब पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। पोटेंशियल के लिए हम हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर पढ़े हम लोग, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया से पोटेंशियल देगा वो, पोटेंशियल देने वाला है, कितना ड्रॉप हो रहा है एनर्जी का वहाँ पे हमको ईजिली पता चलने वाला है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखवाई गई हैं, अंग्रेजी 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 तुम खुद करना। अब वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है इसके। वोल्ट मीटर में क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है,
क्योंकि सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ला करके मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा। तो ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, ये हमारा क्या था, गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इसीलिए लिखवाया गया था स्टार्टिंग में कि गैल्वेनोमीटर कैन मेजर वोल्टेज और करंट। करंट भी मेजर कर सकता है और वोल्टेज भी मेजर कर सकता है वो। ठीक है ना यार, फोन आ रहा है इसमें। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, इसको करवा देता हूँ पहले। तो नेट नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर एस मान लेते हैं, तो आर जी प्लस आर हो जाएगा क्या, आर जी प्लस आर। और सपोज करो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, इस पूरे सर्किट से आई करंट फ्लो करा रहा हूं मैं। तो मुझे क्या निकालना होगा, आर की वैल्यू निकालनी है। तो सर हम लोग पढ़े हैं वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो सपोज करो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं वी बोल देता हूँ। इन दोनों पोटेंशियल टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वी। तो वी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर लिखा जा सकता है, आई इंटू आर जी प्लस आर लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, आर जी प्लस आर है। ठीक, हमको यहाँ से क्या निकालना था, आर निकालना है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले इसको इधर भेज देता हूँ, वी बाई आर आई माइनस आर जी। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल, ये जो भी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया है उसकी वैल्यू। तो इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है और एक न्यूमेरिकल तुमने किया भी है। ठीक, तो हमारा ये हो गया चैप्टर समाप्त। अच्छा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा गया, विच वन ऑफ द टू एन एमीटर और अ मिली एमीटर हैज हायर रेजिस्टेंस एंड वाई, क्यों। एक एमीटर दिया गया तुम्हें और एक मिली एमीटर दिया गया है, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों होगा। मिली एमीटर का रेजिस्टेंस, क्यों, करंट कम है उसके अंदर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, ज्यादा होने वाला है, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू ऑप्शन रेजिस्टेंस के हम लोग स्मॉलर वैल्यू उसमें यूज करते हैं, पूरा इसमें लिखवाया गया है। ठीक, तो बस ये हमारा अध्याय समाप्त। अब कल से नवा चैप्टर। ठीक है।